दर्शन इसको कहा जा रहा है। सीधे राजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अयोध्या पर आपकी भी नजर है, अयोध्या पर सबकी नजर है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, हर कोई अयोध्या पहुंचना चाह रहा है। इस बार प्रधानमंत्री खुद, जानकारी जो मिली कल की दीपोत्सव वही मनाएंगे, तो अयोध्या इस बार केंद्र में रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली अयोध्या 2022 में। देखिए, जब तक राम मंदिर आंदोलन चलता था तब तक बहुत लोगों को लगता था कि ये सियासी मुद्दा, एक बार इसका समाधान निकल जाएगा तो शायद इस पर सियासत होनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब फैसला आ गया और ये तय है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला होने के बाद वहाँ निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, तब बड़े आश्चर्य की बात है कि राम मंदिर भी चुनाव का केंद्र बन रहा है और राम मंदिर को फिर भी यूपी की सियासत का केंद्र माना जा रहा है। और जिस तरीके से सारे राजनीतिक दलों, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन भी अयोध्या से शुरू किया। आप पार्टी, आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, वो भी अपनी तिरंगा यात्रा 14 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जिसका कॉपीराइट है राम मंदिर और अयोध्या, तो बीजेपी अपना कॉपीराइट मान करके चलती है और वहां से जो मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है या अयोध्या की जो बदलाव की तस्वीर है उसको दिखाने के लिए, उसको अपना पार्ट बनाने के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा आतुर है। प्रधानमंत्री दीपोत्सव में मुख्यमंत्री आते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बातें हो रही है। दूसरी बात विपनेश ये है कि अगर आप देखें इन 5 राज्यों के चुनाव की आहट के साथ ही किस तरीके की धार्मिक राजनीति या धर्म की राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 दिनों से दौरे पर हैं। जब उन्होंने रुदौली में और सुल्तानपुर में अपनी जनसभाएं सारी बातें कर ली, तो तीसरे दिन प्रशासन कह रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो उनको कहना था, जो उनको करना था, वो कर लिया। मैं ऐसी एक जनसभा में था, वहाँ कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था। 2 दिन बीत गया, सारी बातें हो गई। अब इसके बाद आज के लिए कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। राहुल गांधी का आपने देखा ही, वैष्णो देवी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा की पंडाल समितियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान अभी किया है, कल ही किया है। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब वो बनाया जाएगा, जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, जिस तरह 50 कैमरे लग करके आप देखिएगा वो तस्वीरें कितनी भव्य दिखाई जाएंगी। अभी तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के पूरा हो गया है, वो भी शुरू होने वाला है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर है, उसका भी कॉरिडोर का काम अब तेजी से शुरू कर दिया गया। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, अभी ये झलकियाँ हैं, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पर, पूरे तौर पर ये चुनाव उसी तरफ जाएगा जिस तरफ पिछले 3 बार गया है, पीछे भी गया है, और ज्यादा आक्रामक तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं कि ये तो झलकियां हैं, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी तो ये राजनीतिक पार्टियां और अपना प्लान पक्का कर रही होंगी। तो जयराम विप्लव जी, मंदिर पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई, बिना अयोध्या जाए बात बनेगी नहीं। देखिए, शुरुआत किसने की ये जनता देख रही है और जनता ये भी जानती है कि किसकी भूमिका इन सारी चीजों को लेकर क्या रही है। लोग जानते हैं कि 1980 से भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता रही है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। एक हम ही थे जो पहले भी अयोध्या जा रहे थे, आज भी जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। आखिरकार अयोध्या में इतनी भव्य दिवाली मनाने की परंपरा भी भाजपा शासन में ही शुरू हुई। तो आज स्थिति यह है कि 2014 के बाद जो दल कल तक केवल स्थितियों का दिखावा करते थे, आज उनको भी प्रभु श्री राम और हिंदू पहचान की याद आने लगी है। आज राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, और तो और ओवैसी भी अब आजकल अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ओवैसी तो आपकी मदद करने के लिए ही पहुंचे हैं, आपके नेता बोलते हैं ये बात। विपनेश जी, मैं तो मानता हूं कि ये भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक जीत है और भाजपा की भी वैचारिक जीत है कि आज नैरेटिव साक्षी महाराज ने बयान दिया था उत्तर प्रदेश में, जब असदुद्दीन ओवैसी गए पहली बार, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश में। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो रही है। चाहे ओवैसी करे, मायावती जी करे, कांग्रेस करे या समाजवादी करे, आज सबको दिखाई पड़ रहा है कि सबको साथ लेना पड़ेगा। हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं, तो हम तो खुश हैं कि आखिरकार लोग सबके साथ और सबके विकास की जो बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, उस दिशा में सब लोग
बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि ढोंग कौन कर रहा है और असली काम किसने किया है, लोगों को मालूम है। जी राजीव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये मंदिर पर और अयोध्या पर अपनी बातें पॉलिटिकल पार्टी खास करके बीजेपी के जो प्रवक्ता पूछ रहे हैं उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं सिर्फ ओवैसी की बात हुई तो एक सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन ओवैसी की जनसभाओं को पूरी इजाजत देने के बाद वही उत्तर प्रदेश शासन को आज क्यों लगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए? दूसरी बात, जन्माष्टमी के मौके पर कोरोना में मथुरा में ढील दी गई और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे, तब कोरोना में क्यों छूट दी गई? और मुहर्रम के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा सख्ती से लागू करने का निर्देश इस सरकार ने किस लिए दिया था? क्या वो छूट आने वाले दिनों में दूसरे धर्मों के त्योहारों पर भी मिलती रहेगी? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो जयराम जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल है आपसे। एक छोटा सा सवाल है। देखिए, ये तो प्रशासनिक बातें, प्रशासन तय करता है कि आखिर ओवैसी ने कहां पर गाइडलाइन का उल्लंघन किया और उनकी सभाएं क्यों रद्द हुई, परमिशन क्या हुआ। लेकिन सवाल तो महाराष्ट्र और केरल से भी पूछे जाने चाहिए थे ना। उनके लिए तो आप सवाल नहीं पूछते कि केरल में भाई आपने हिंदू धार्मिक त्योहारों पर ही क्यों प्रतिबंध लगाया, बाकी जगह क्यों छूट है। तो उत्तर प्रदेश ने तो कांवड़ यात्रा भी रोकी थी। अगर कानून के रास्ते में कोई आ रहा है तो सबके लिए तो एक समान व्यवस्थाएं है ना। मतलब ये सब राजनीति से प्रेरित है ना जयराम विप्लव जी, मानते हैं ना आप ये? नहीं, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के ही सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी तो एक प्रकार की राजनीति है ना। महाराष्ट्र और केरल के कोविड के हालात आज तक ठीक नहीं हुए, उस पर प्रश्न नहीं उठा। जब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो आप पहुंच गए दूसरे राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अब जन्माष्टमी अभी अभी निकली है, वहां पर भीड़ देखी थी आपने? मैं खुद वहां पर मौजूद थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। अब जब ओबीसी का सवाल पूछा तो आपके पास जवाब नहीं, आप पहुंच के दूसरे राज्य। यही होता है। मानस भी मेरे साथ मौजूद है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ। तो मानस, आप तो लगातार उत्तर प्रदेश में हैं ही, अपनी नजर बनाए भी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2022 को ध्यान में रखते हुए नेताओं को रोका जा रहा है, कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, आगे बढ़ा जा रहा है, धर्म की राजनीति भी हो रही है, मंदिर की भी राजनीति अब शुरू हो गई है। पता है नेताओं को कि बेड़ा पार नहीं होगा इसके अलावा। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा से यहाँ पर जाति और धर्म की सियासत होती रही और इस बार भी देखिए कमोवेश वही स्थिति बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर के मुद्दे को कैश कराने के लिए लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम देती चली जा रही है और इस बार जैसा कि जो दीपावली होती है उस पर एक भव्य आयोजन की भी तैयारी चल रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ओवैसी उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, वो बाकी जातियों की बाकी धर्मों की बात नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो जातिगत राजनीति है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि जो विकास के तमाम मुद्दे हैं, हम लोग अभी 2 दिन पहले इसी पर चर्चा कर रहे थे विश्लेष की, जो विकास के तमाम मुद्दे हैं, जो विकास की बातें हैं वो पीछे छूट जाते हैं। और जो जाति और धर्म जब चुनाव का वक्त आता है तो जाति और धार्मिक आधार पर ही वोट करते हैं और उसके आधार पर टिकट भी तय की जाती है। आप देखेंगे कि अभी भी तमाम जो पार्टियां हैं वो जाति। ठीक है, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है मानस, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जो सवाल मैंने पूछा जयराम विप्लव से, वही सीधा सवाल आपसे भी है मेरा कि विकास की बातें, विरोध की बातें तो बहुत पीछे छूटती जा रही हैं। अब तो यह है कि कैसे अयोध्या पहुंचे, कैसे राम को याद करें, कैसे धार्मिक कार्यक्रम करें, यह सब अब प्रायोरिटी पर है। देखिए विपनेश जी, अभी आपने अलग अलग तरीके से जयराम विप्लव जी से सवाल पूछा, तो वो देखिए उन्होंने सीधा सा उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा साहब केरला के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं आप, महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बात करते, वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये जो कुछ इससे पहले हुआ चुनाव के दौरान, शायद ये 2022 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो बहुत ही विपनेश जी ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। अभी तक धर्म कर्म के नाम पे चुनाव होता रहा, अब समस्याएं हैं। आज किसान देखिए 9 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है। आप देखिए जिस किसान को खेत में होना चाहिए आज वो संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है। साहब करनाल में क्या हुआ, लाठियां भाजी जा रही हैं तानाशाही अंदाज में। आप देखिए मौतें हो गई, तमाम लोग घायल हो गए, लेकिन ये नौकरशाही वाली सरकार आज किसानों की सुनना नहीं चाहती है। या फिर हो क्या रहा है,
कुल मिलाकर के इस बात को देखिए कि आज देश में और प्रदेश में जनता में रोष है और बड़े स्तर पर रोष है। नहीं तो आप कौन सा किसानों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं? आप कौन सा उन लोगों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं जिसकी नौकरी की आप बात करते हैं? आप कहते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, छात्रों के पास अपनी समस्याएं, उनके लिए कौन सा आप सम्मेलन सड़क पर उतर कर रहे हैं? आप भी तो वही सम्मेलन कर रहे हैं जिससे वोट मिलना है आपको। देखिए विपिन जी, ये धर्म कर्म की बात कितनी भी कर ले, लेकिन अब धर्म के आड़ में ये अब अपने आप को, अपनी कमियों को छिपा नहीं पाएंगे, ये अपनी विफलताओं को नहीं छिपा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जो नंगा नाच हुआ है, जो कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगी कि जो हाल हुआ है आज वो जनता यहाँ की भूली नहीं है। ये मैं आपको विपिन जी बताऊं, हमने कुछ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रूट लेवल पर काम कर रही है। जो पहले मौका मिला था हमको, उसके दौरान हमने काम किया था, हमने विकास की बात की थी, हमने धर्म कर्म की बात नहीं की थी। हकीकत यह है आज ये धर्म के आड़ में ये 4.5 साल की विफलताओं को छिपाना चाहते हैं, उसके पीछे छिपना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी जयराम जी से। और सतीश प्रकाश जी, आज मेरा सवाल यही है कि बीएसपी भी पीछे नहीं है, जो बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, वही आप कर रहे हैं कि जब सरकार में रहे तो याद आई नहीं ब्राह्मणों की और वर्ग की, अब जबकि 2022 आगे है तो सब कुछ किया जाएगा। अब देखिए विप्लेश जी, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो ये आशा करता है कि कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष रहे। देखिए अयोध्या में जाकर के और अयोध्या से बहुजन समाज पार्टी ने अपने आंदोलन की शुरुआत करके कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी थी अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, हमने उसको खत्म किया। दूसरी बात, अयोध्या को लेकर के बीजेपी का ये दावा कि पैटेंट उसी के नाम है, हमने कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज किया और हमने एक मैसेज क्रिएट किया कि अब बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट कैसे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज किया है आपने? नहीं, सुनिए। देखिए हमने सीधा कहा, मेरा सीधा मानना है बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हमको यह सिखाया जाता है कि धर्म से व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से धर्म होता है। एक बेरोजगार आदमी को आप कार सेवा करा करके ये सिद्ध नहीं कर सकते कि उनको रोजगार मिल गया। सुनिए, एक मंदिर की भव्यता दिखा करके अगर किसी आदमी के पास मकान नहीं है तो आप उसको ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाना पड़ेगा ना, मंदिर में उसका इलाज नहीं है ना। हमारा मानना यह है कि भारतीय राजनीति की यह दुर्भाग्य है कि आम तौर पर सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आस्था की तरफ लेकर के जाती है। देखिए एक बात कहूंगा विप्लेश जी कि राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग हमेशा धर्म की चौखट पे जाकर गिरते हैं और वही लकीर आप खींच रहे हैं, बिल्कुल उस लकीर से अलग नहीं है। आपको भी मालूम था कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, सही शुरुआत अयोध्या से ही होगी, तो आप भी वहीं पहुंचे, सिर्फ नाम बदल दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप ब्राह्मण सम्मेलन नाम नहीं रख सकते। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फौरन लौट में आप देखते रहिए न्यूज़ 24। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।